चलते हैं उन खबरों की ओर जिनका जिक्र सरेराह है, तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सांप के 7वीं बार काटने की भी। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को लेकर एक पोस्ट शेयर की जो वायरल हो गई। इसमें राहुल गांधी ने लोगों से स्मृति ईरानी पर कोई भी भद्दी टिप्पणी नहीं करने की अपील की। राहुल ने लिखा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है, आप स्मृति ईरानी या किसी दूसरे नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। साथ ही राहुल ने कहा कि लोगों को नीचा दिखाना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। हाल ही में स्मृति ईरानी को अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी के.एल. शर्मा ने हरा दिया था। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल अब वहां माता पिता या सास ससुर के साथ समय बिताने के लिए नवंबर में 2 दिनों की स्पेशल छुट्टी मिलेगी। हालांकि सीएम दफ्तर ने साफ किया है कि इस स्पेशल लीव का इस्तेमाल अपने मनोरंजन के लिए नहीं होगा। वहीं जिन कर्मचारियों के माता पिता या सास ससुर नहीं है उन्हें छुट्टियां नहीं मिलेंगी। वहीं सरकार ने ये फैसला भी किया है कि अब बच्चे गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को भी 180 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। यूपी के फतेहपुर में विकास दुबे नाम के शख्स को अब सांप ने 7वीं बार काट लिया। इसके बाद उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। विकास ने हाल ही में बताया था कि तीसरी बार जब सांप ने काटा था तो उसी रात वो सांप उसके सपने में भी आया था और उसने बोला था कि वो 9 बार उसे काटेगा। इस दौरान 8 बार तो वो बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार ऐसा नहीं हो पाएगा। विकास के साथ उसके घर ही नहीं बल्कि मौसी और चाचा के घर पर भी ऐसा ही हो रहा है। फिलहाल विकास दुबे के साथ हो रहे इस अजीबोगरीब घटनाक्रम से उसके परिवारजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जीएनटी न तो अंधविश्वास का समर्थन करता है और न ही बढ़ावा देता है, लेकिन खबर को खबर के तौर पर पेश करना और हर पक्ष को बराबर दिखाना हमारा फर्ज है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऐतिहासिक रिज के साथ सड़क पर दरारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। दरअसल वहां जमीन का काफी हिस्सा धंस रहा है और कई दुकानों के सामने सड़क पर दरारें आने भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन दुकानों और पानी के टैंक को भी खतरा हो सकता है। लिहाजा मेयर ने निरीक्षण कर इन दुकानों को अनसेफ घोषित कर खाली करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि टैंक निर्माण के दौरान निकला मलबा यहाँ फेंका गया था और इसके ऊपर ही यहाँ कच्ची दुकानें बना दी गई थी और अब ये जमीन लगातार धंस रही है। सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर अवैध बसों से होने वाली दुर्घटनाओं से जुड़ी है। बस यातायात का एक आम साधन है। अपने जीवन में करीब करीब हर इंसान बस की यात्रा करता ही है, लेकिन जब बसों का संचालन अवैध रूप से किया जाने लगे तो ये यात्रियों की जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यूपी के उन्नाव में हाल ही में हुआ भीषण बस हादसा इसी का उदाहरण है, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और 19 लोग घायल हो गए। इस हादसे की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और यूपी के परिवहन मंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। लेकिन ये हादसा सिस्टम पर सवालिया निशान भी लगा रहा है। इसलिए अवैध बस सर्विस को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए रफ्तार भर रही है, जिसके जरूरी कागजात का कोई अता पता ही नहीं है। यानी सीधे सीधे यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। इस खुलासे के बाद यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को खुद एक्शन में आना पड़ा। परिवहन मंत्री औचक निरीक्षण के लिए जा पहुंचे आजमगढ़। वहां उन्होंने खुद बसों की जांच पड़ताल की, कागजात चेक किए तो उसमें भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। आजमगढ़ से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के बीच ऐसी बसें भी चलाई जा रही थी जिनका रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य का था। यही नहीं, न परमिट का पता, न फिटनेस सर्टिफिकेट का ठिकाना, फिर भी इन बसों का संचालन हो रहा था। लिहाजा मौके से 18 ऐसी गाड़ियां सीज कर ली गयी। 1.5 दर्जन बसें सीज की गई हैं केवल मेरे द्वारा। वो बसें नागालैंड की हैं, अरुणाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन है, बिहार का रजिस्ट्रेशन है और चलाते हैं उत्तर प्रदेश में। न उनका फिटनेस हम लोग कर पाते हैं, मेरे अधिकारी, क्योंकि बस जाती नहीं वहाँ पे। तो अभी उस ऐसे बसों को सीज किया गया है। ये लगातार अभियान चलता रहेगा। अब बिना फिटनेस का, बिना इंश्योरेंस का, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिए कोई बस को हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। उन्नाव में हुए बस हादसे की जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि किस तरह मिलीभगत से यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है।
दुर्घटनाग्रस्त बस के मालिक के रूप में जोधपुर निवासी करमचंद जैन का नाम सामने आया है, जबकि बस का रजिस्ट्रेशन महोबा निवासी पुष्पेंद्र सिंह के पते पर है, जबकि बस का संचालन दिल्ली का पहाड़गंज निवासी चंदन जायसवाल कर रहा था। जांच में एक ही व्यक्ति पुष्पेंद्र सिंह के नाम पर 39 बस होने का खुलासा हुआ, जो महोबा के आरटीओ विभाग में दर्ज है। उन 39 बसों में से 35 की फिटनेस से लेकर परमिट तक समाप्त हो चुके हैं। कुल देखिए 35 बसें ऐसी हैं जिसकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है, परमिट भी समाप्त हो चुकी है। बस स्वामी हैं करमचंद जैन, एके टावर अपोजिट न्यू कोहिनूर सिनेमा, जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। केयर ऑफ पुष्पेंद्र सिंह, मवई खुर्द खन्ना महोबा के निवासी हैं। और इन बसों को चंदन जायसवाल पुत्र श्री धुरंधा प्रसाद निवासी 7967 आरकसा मार्ग, पहाड़गंज, मध्य दिल्ली द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक अवैध रूप से बसों का जिस तरह संचालन होता है, वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पैसे के लालच में इन बसों में यात्रियों को ठूंस दिया जाता है। सामानों का भी कोई लिमिट नहीं होता, जितना वजनदार सामान उतना मोटा पैसा वसूला जाता है, जिसके चलते बस के अनियंत्रित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब उन्नाव में जो बस हादसे का शिकार हुई उसे ही देख लीजिए। UP 95T4729 नंबर की ये बस यात्रियों से तो भरी थी ही, इसमें बाइक भी लदे हुए थे। लंबी दूरी का सफर तय करने वाली इस बस का यात्रियों की सुविधा से कोई लेना देना नहीं था। देखिए दो शीशे इसके क्षतिग्रस्त हैं और ये जुगाड़ से पूरी बस चलाई जा रही थी। देखिए समझिए यहाँ पर कि बस किस तरीके से जुगाड़ से चल रही थी और सेटिंग गेटिंग से चल रही थी। जो बिहार से दिल्ली तक जाती है, कई एक्सप्रेसवे पड़ते हैं, 3 स्टेट पड़ते हैं, यूपी, बिहार और दिल्ली। किसी नाके पर इस बस को रोका नहीं गया, इसकी फिटनेस का ध्यान नहीं दिया गया। समझिए 3 स्टेट से गाड़ी होकर के निकलती है और यात्री इस पर सवार होके कोई दिल्ली जाता है, कोई यूपी आता है और कोई वापस बिहार वापस जाता है। उनकी जीवन से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये इस बस को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। बस में विंडो की जगह प्लाई लगाकर जुगाड़ से चलाया जा रहा था। 3 स्टेट से बस गुजरती है, कोई चेकिंग नहीं, कोई फिटनेस नहीं। ऐसी बसों का सड़क पर दौड़ना परिवहन विभाग के अधिकारियों को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है, लेकिन उसकी नींद तब टूटती है जब उन्नाव जैसा कोई बड़ा हादसा होता है। ये बस चूँकि महोबा जनपद में पंजीकृत है, ये वाहन स्वामी का नाम करमचंद जैन है, जो कि राजस्थान के निवासी हैं और इनका अस्थायी पता केयर ऑफ पुष्पेंद्र सिंह, मवई खुर्द खन्ना महोबा दर्शाया गया है। अस्थायी पता होने के और सीटिंग कैपेसिटी के संबंध में एक जांच शुरू हुई कि वाहन अस्थायी पते पर क्यों दर्ज हुई, तो उसकी जांच हो गई और सारी पत्रावली तत्काल सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी MP सिंह थे, उनकी जांच शुरू हुई और वो पत्रावली शासन में और जो है वहाँ अभी पेंडिंग है, उन पर कार्रवाई चल रही है। राजस्थान का स्वामी है और ये जो है इस तरीके की गाड़ी का संचालन किया जा रहा था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है और हम लोग उस पर कार्रवाई कराएंगे। उन्नाव में हुई भीषण हादसे की जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे के बाद यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सख्त लहजे में न सिर्फ वाहन मालिकों को सख्त संदेश दिया है, बल्कि विभाग के अधिकारियों को भी चेताया है। कई बार चालान होने के बाद भी बस को चला रहे हैं, जो फिटनेस नहीं उसको भी चला रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं उसको भी चला रहे हैं। अब केवल ड्राइवर कंडक्टर पर नहीं, अब मालिक पर कार्रवाई होगी। कल हमने जो है मालिक पर FIR कराया कि इतने बार गाड़ी चलान हुई, गाड़ी फिटनेस नहीं थी, आप फिर भी आप चला रहे हैं तो अपराधी आप हैं। तो अब सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और जिस रास्ते से गुजरेंगी गाड़ियां, यदि बार बार कोई एक दिन गुजरेगी कोई बात नहीं, लेकिन कोई गाड़ी बार बार गुजरेगी तो टोल से उसके फोटोग्राफ मिलेंगे और टोल से लेने के बाद हमारे अधिकारी यदि उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो ऐसे अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई हो। उन्नाव में हुए हादसे के बाद सरकार के स्तर पर सख्त रुख अख्तियार किया गया है, लेकिन महोबा से लेकर दिल्ली और बिहार तक बस माफियाओं द्वारा सिंडिकेट बनाकर अवैध तरीके से जिस तरह बसों का संचालन किया जा रहा है, उसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
नीट पेपर लीक मामले में बिहार से गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों को हाईकोर्ट ने सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर शनिवार को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की 3, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु की 1-1 सीटों तो उत्तराखंड की 2 और बंगाल की 4 सीटों पर वोट डाले गए थे। अब इंतजार नतीजों का है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नजरें देहरा सीट पर है, क्योंकि वहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किल बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक खेड़कर ने जो भी सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं उन सभी की जांच की जा रही है। अगर जांच में एक भी सर्टिफिकेट जाली पाया गया तो उन्हें तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाया जा सकता है। वहीं इस बात की भी जांच की जा रही है कि सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बिना उन्हें नियुक्त कैसे किया गया। पूजा खेड़कर उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने लिए वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग की थी। शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। राज्य सरकार का काम है कि वो ट्रैफिक को नियंत्रित करे। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान एक युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। अब इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार ने सरकार के सामने एक नई बहस छेड़ी है। इसके तहत उन्होंने सेना के नियमों में बदलाव की मांग उठाई है। ये नियम एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ किन है। इसका मतलब जवान का जीवन साथी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है तो उसके माता पिता का नाम हटाकर उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में जोड़ा जाता है। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र सम्मान मिलने के बाद अंशुमान के माता पिता ने बताया है कि अंशुमान की शहादत के बाद उनकी बहू उन्हें छोड़कर गुरदासपुर में अपने मायके चली गई है और सेना के दस्तावेजों में भी पता गुरदासपुर का ही दिखाया गया है। ये कीर्ति चक्र भी बहू के पास है। इसी के बाद माता पिता ने नियमों में बदलाव की मांग उठाई है। मैं अपने हाथ से नहीं छुआ, मेरी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से लेते समय छुआ था और राष्ट्रपति भवन के आगे एक फोटो लेते समय इनके हाथ में वही सीओ साहब ने दिया था कि एक बार आप पकड़ लीजिए, कि उन्होंने ये 2 बार छूने का इनको सौभाग्य मिला। लेकिन मैं यही देखता था कि एक बार हमारी कम से कम बहू ये कहें कि अप्पा आप देख लीजिए। गुजरात में जूनागढ़ की कृषि यूनिवर्सिटी में एक तेंदुआ घूमता नजर आया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। एक वीडियो में दिख रहा है कि ये तेंदुआ वहां एक लैब में आसानी से घूम रहा है। हालांकि बाद में इस तेंदुए को कमरे में ही बंद कर दिया गया और उसे पकड़ लिया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन बेल मिलने के बावजूद वो जेल से नहीं निकल पा रहे हैं। ये जमानत ईडी की गिरफ्तारी के मामले में। इसके अलावा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच में भेजने की सिफारिश भी की है। अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहाई तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने कई शर्तें भी लगा रखी। केजरीवाल को सीबीआई ने भी कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके चलते वो अभी जेल में रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। हालांकि बेल मिलने के बाद भी फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा समय में सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे। दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में उनकी हिरासत फिर बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी।
केजरीवाल पर रिहाई की सबसे बड़ी शर्त है कि केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा और 50,000 रुपए की श्योरिटी भी देनी होगी। केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, उन आधिकारिक फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक उसमें दिल्ली के एलजी की मंजूरी जरूरी नहीं हो। केजरीवाल मौजूदा केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही वे किसी भी गवाह के साथ बातचीत करेंगे या किसी भी तरह से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो जाएगी और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बेल को सच्चाई की जीत बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई 1 रुपए का प्रमाण नहीं ढूंढ पाई ईडी, और ऐसा लगता है कि शायद ईडी बायस के साथ काम कर रही है, ये भी उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। आज माननीय कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी। हमें उम्मीद है कि सीबीआई वाले मैटर में भी जल्दी बेल मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आयोग उनको अरेस्ट कर सकते थे। ये जो इंटरिम बेल मिली है ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी, यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। हालांकि इससे पहले केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के उसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक केजरीवाल को जमानत दे चुकी है, लेकिन बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में रखना चाहती है। पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पे सीआरपीसी से गवर्न होता है, जिसके अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है। ईडी और पीएमएलए के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं। तो इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर है, और मुझे लगता है सीबीआई में तो बहुत सारे जो एक्यूज हैं एक्साइज केस के अंदर उन सबको बेल मिल रखी है। वो सिर्फ पीएमएलए के अंदर जो है उनको बेल नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो जेल में थे। तो इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक सम टाइम कि ये सीबीआई की बेल के अंदर जो मामला आएगा तो हमें उम्मीद है उनको बेल मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा करने वापस जो है लौटेंगे। किसी एक केस में अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। केजरीवाल के जो नए सहयोगी हैं लालू यादव, उनको भी अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल में जाना पड़ा। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, लगातार उसका साक्ष्य जांच एजेंसी न्यायालय के सामने रख रही है और उस पर निर्णय अभी बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पूरा निर्णय आ जाए। इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है, इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आ रहे हैं। वैसे केजरीवाल अभी जेल से भले नहीं निकल पा रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद ईडी की शक्तियों को लेकर कानूनी समीक्षा शुरू होती दिख रही है, क्योंकि अब ये अदालत से तय हो सकता है कि क्या ईडी के पास गिरफ्तारी की बेहिसाब शक्तियां रहेंगी या नहीं। ईडी की गिरफ्तारी वाली शक्ति से किसी के जीवन का अधिकार प्रभावित होता है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो देश भर में ईडी के केस में जेल में लंबे वक्त से बंद आरोपियों के लिए नई उम्मीद पैदा हो सकती है। केजरीवाल जी को तो आज तुरंत सुप्रीम कोर्ट की बेल ऑर्डर के बाद जेल से निकलने की बात थी, लेकिन ये सरकार ने जानबूझकर सीबीआई को लेकर एक दूसरे केस, एक फ्रेश केस, एक सेपरेट केस दर्ज कर लिया, ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बेल होने वाला है। तो ये सरकार की ये जो विंडिक्टिव ये जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ऑपोजिशन के खिलाफ, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि वो मोदी और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, नीतिगत विरोध कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है एक बार फिर कि ये सरकार का कितना जबरदस्त तानाशाही रुख है। बेल मिली है, वो मुकदमा खारिज हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, उनके खिलाफ ये जो पूरा मामला भ्रष्टाचार का है चलेगा, और अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट
जब अपील लगाएगी ईडी या सीबीआई, उसकी भी जो तथ्य है उनको भी संज्ञान लेते हुए अपना फैसला ठीक करेगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रिहाई की राहत का इंतजार करते केजरीवाल की निगाहें अब दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 622 अंक उछलकर 80,519 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 186 अंकों पर चढ़ा 24,502 पर पहुंचा। टेक, बैंक और आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी रही। सोने के दाम बढ़ गए। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 75,350 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई। चांदी 200 रुपए सस्ती हुई। अब 1 किलो चांदी की कीमत 94,300 रुपए पर पहुंची। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ा झटका लगा। पिछले महीने यानी जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई। इससे पहले मई में ये 4.75% थी। माना जा रहा है कि खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने के कारण महंगाई दर में ये उछाल आई है। उद्योग जगत के लिए अच्छी खबर है। इस साल मई में देश का औद्योगिक उत्पादन 5.9% बढ़ा है, जबकि पिछले साल यानी मई 2023 में ये 5.7% बढ़ा था। खबर है कि टीवीएस मोटर्स जल्द ही जुपिटर 125 स्कूटर का सीएनजी वेरिएंट बाजार में लॉन्च कर सकती है और इसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम हो सकती है। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सबसे बड़ी शादी की। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार अंबानी परिवार को था। देश दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आज इस शादी को लेकर धूम मची हुई है। देश विदेश के वीवीआईपी मेहमानों की मौजूदगी में शादी की गजब रौनक देखने को मिल रही है। अनंत राधिका की शादी में बनारसी रंग भी शामिल है। मेहमानों के खान पान का जो इंतजाम किया गया है उसमें देसी स्वाद के लिए वाराणसी के मशहूर काशी चाट भंडार को बुलाया गया है। मेहमानों के लिए पालक चाट, चना कचौड़ी, आलू टिक्की चाट, टमाटर चाट, कुल्फी जैसे व्यंजनों की व्यवस्था रखी गई है। वाराणसी की मिठाइयों का इंतजाम भी मेहमानों के लिए किया गया है। वाराणसी के क्षीर सागर मिठाई वाले का खीर कदम खास है। इसके अलावा भी मेन्यू में कई आइटम की व्यवस्था है। इस शादी में वाराणसी के मशहूर रामचंद्र पान भंडार को मेहमानों को पान खिलाने का मौका उनको मिलेगा। 13 जुलाई यानी कि कल शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम होगा और 14 जुलाई को मंगल उत्सव यानी शादी का रिसेप्शन होगा। 13 और 14 जुलाई को होने वाले फंक्शन में भी बनारस का रंग छाया नजर आएगा। नीता अंबानी का बनारसी साड़ी से प्रेम काफी जाहिर है। अक्सर खास पारिवारिक मौकों पर उन्हें बनारसी साड़ी में ही देखा गया है। अनंत राधिका की शादी का न्योता देने जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची थी तब वो न सिर्फ वाराणसी की गलियों में घूमी थी बल्कि यहाँ बनारसी साड़ियों का ऑर्डर देने के साथ ही चाट, मिठाई और पान का लुत्फ भी उठाया था और अनंत राधिका की शादी के लिए इन सब का ऑर्डर भी दे गई थी। हमारे यहाँ से जो क्षीर सागर से जो है 6-7 प्रकार की मिठाइयाँ गई हैं, जिसमें मलाई गिलोरी हुआ, तिरंगी बर्फी, मलाई बर्फी, लाल पेड़ा, खीर कदम और खोआ केसर बर्फी। ये सब मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया तरीके से बनाई हुई रहती है। इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। कम से कम 6-7 दिन से जो है इसकी तैयारी हो रही थी और कल जो है लोग निकल गए 11 तारीख को निकल गए, मतलब वहाँ पहुँच गए जो है फ्लाइट से जो है 2-3। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे ऋषिका सरकार। 4 साल की ऋषिका सरकार देखने में आम बच्चों की ही तरह है, लेकिन जब बल्ला थाम लेती हैं तो बेहद खास हो जाती हैं। दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह भी कोलकाता के इस नन्हे क्रिकेटर के फैन बन गए। युवी ने ऋषिका को कोलकाता के युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फ्री ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। उम्र
महज 4 साल है, लेकिन बैटिंग स्टाइल ऐसी कि आप दंग रह जाएं। ये ऋषिका है, ऋषिका सरकार। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। पढ़ने में होशियार है, लेकिन दीवानगी क्रिकेट को लेकर ज्यादा है। मन घूम फिर कर यही लौट आता है। इनका सबसे अच्छा दोस्त उनका ये बल्ला है, जिसके साथ ऋषिका का पूरा दिन बीतता है। इन्हें विराट कोहली और स्मृति मंधाना का खेल पसंद आता है। भारत के लिए खेलना चाहती हैं और सेंचुरी बनाना चाहती हैं। क्रिकेट खेलते ভালো লাগে। আর ব্যাটিং করতে ভালো লাগে না বোলিং করতে ভালো লাগে? ব্যাটিং করতে। বলো আমার ব্যাটিং করতে ভালো লাগে বলো। আমার ব্যাটিং করতে ভালো লাগে। কার মতো ক্রিকেটার হতে চাও? বিরাট কোহলির মতন। বিরাট কোহলির মতন। আর তার পাশাপাশি যুবরাজ সিং এর সঙ্গে কথা হয়েছে? হ্যাঁ। কি বলেছেন যুবরাজ সিং? যুবরাজ সিং ভালো করে খেলতে বলেছে। বলো যে যুবরাজ সিং বলেছেন ভালো করে খেলতে। যুবরাজ সিং বলেছে ভালো করে খেলতে। তো এই পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না? পড়াশোনা বাড়িতে করি। কতক্ষণ ক্রিকেট খেলো সারাদিনে? সারাদিনে 4-5 ঘন্টা। সারাদিন খেলি। इंटरनेट पर उनकी ये दीवानगी लोगों ने देखी, वीडियो वायरल हुआ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की भी नजर पड़ी। जब दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह ने ऋषिका का ये फोकस और जुनून देखा, तो वो भी इस नन्हे क्रिकेटर के टैलेंट के कायल हो गए। युवा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस होनहार बच्ची के क्रिकेटिंग टैलेंट को निखारने का फैसला कर लिया। हेलो ऋषिका, मैंने आपकी क्रिकेट खेलते हुए वीडियो देखी। इतनी छोटी उम्र में वैसे आप बहुत अच्छा खेलते हो। मुझे खुशी है कि आपके इस सफर में हमारी एकेडमी युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट मर्लिन राइज कोलकाता आपके साथ है। हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमारे कोचेज आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वेरी सून। मर्लिन ग्रुप की ओर से ऋषिका को स्कॉलरशिप दी गई है। इसके तहत इस बच्ची को कोलकाता के युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ऋषिका के पिता राजीव सरकार ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का खर्च चलाते हैं। वो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी आड़े आ गई। लेकिन अब राजीव अपनी बेटी के लिए सपना देखते हैं और चाहते हैं कि उनकी बेटी एक दिन वर्ल्ड कप जीते और भारत का नाम रोशन करे। मर्लिन ग्रुप युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ऋषिका को ट्रेनिंग दे रहे कोच भी मानते हैं कि ऋषिका प्रतिभाशाली है। इसका जस्ट 4 इयर्स हो रहा है और ये 3 सप्ताह पहले यहाँ आई थी। इनको आरजे प्रवीण लेके आए थे, तो और मर्लिन ग्रुप इनको फुल स्पॉन्सरशिप इनके लिए अलाउ किया गया है। इट्स टू अर्ली कि अभी 4 साल में इसको वो लोड नहीं दिया जाएगा, बट इनके टेक्निक पर जो काम करना है वो काम किया जाएगा। बट जितनी बड़ी होती जाएगी इसके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा और इसके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा ये कहाँ तक आएगी। ऋषिका को सही वक्त पर सही मार्गदर्शन मिल रहा है। उम्मीद है कि उसके सपनों को मुकाम भी जरूर मिले। 4 साल की ऋषिका छोटी सी मोहल्ले से उनका जो दौर है वो दौर शुरू होता है और इस वक्त मर्लिन ग्रुप युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उसका तैयारी चल रही है क्रिकेटर बनने की। कोच कह रहे हैं इनबॉर्न टैलेंट है और इसी उम्र में इतनी अच्छी क्रिकेट जो इनबॉर्न लेके आई है उनको आगे बढ़ाया जाएगा इस कोचिंग कैंप की तरफ से। और साथ में बहुत ही जल्द हो सके कि ऋषिका को हम लोग इंडिया टीम और बंगाल के लिए खेलते हुए देखें। कैमरा में सात्यकी के साथ अनिर्बान। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।